नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस तरह जिंदगी में पीछे लौटने का कोई गियर नहीं होता, आपके दिन जैसे गुजरते हैं, आपकी उम्र जैसे बीतती है, अगर आप ये कहो कि मैं पीछे लौटूं तो वो गियर नहीं होता। वो बहुत मशहूर गजल भी है ना, मगर मुझको लौटा दे वो बचपन की किश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। तो लेकिन राजनीति में भी ऐसा ही होता है। राजनीति में बैक गियर नहीं होता। और अगर आज बैक गियर होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पूरी गुजरात लॉबी जगदीप धनखड़ के पैर धो धो के पीती और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना देती। मैं मेरे में एक मित्र आए थे, उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी लाइन कही। उन्होंने कहा कि भगवान को जब आप पे कृपा करनी होती है, मेहरबानी करनी होती है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपके अंदर भरोसा पैदा करते हैं, आप और ज्यादा काम करते हो और ज्यादा मेहनत करते हो। और जब ईश्वर आपसे नाराज होता है तो ईश्वर आपके अंदर अहंकार डाल देता है, घमंड डाल देता है, तो आप तबाह हो जाते हो। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी शायद इसी भगवान नाराज है, इसीलिए उनके अंदर कुछ झोला भर के अहंकार डाल दिया। गृह मंत्री जी के अंदर झोला भर के, पौवा भर के अहंकार डाल दिया। जिस शान से, जिस मैसेज को देने के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया, वो संदेश अब गले की फांस बन गया है। राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा होने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव मोदी जी की फेयरवेल पार्टी बन जाए। होगा या नहीं होगा नहीं कह सकते, कि हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव ने मोदी और शाह के पसीने छुड़ा दिए। 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा मोदी की इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे जितने बुरे दिन इस उपराष्ट्रपति के चुनाव ने ला दिए। एनडीए के सहयोगियों की चिंता थी पहले कि चंद्रबाबू नायडू ना कहीं बिदक जाएं, नीतीश कुमार ना बिदक जाएं, पासवान ना बिदक जाएं, महाराष्ट्र की खेमेबंदी कहीं ना ले डूबे। लेकिन ये सोचा नहीं था किसी ने कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत हो सकती है। मोदी जी ने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनके रहते भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही कहे कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। और दोस्तों, कल्पना करिए कि अगर उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन का चुन गया, अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाल दिए गए, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद अंदर अंदर कुंठित थे, कहते थे हमको लगता है कि हम किसी क्लास में जाते हैं जहां मोदी जी छड़ी लेके खड़े होते हैं, हम किसी तबादले की सिफारिश नहीं कर सकते, हम किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं कर सकते, कह दिया था ये तुम्हारा काम थोड़ी ना है। खुद तो आप अंबानी अडानी से दोस्ती रखेंगे, अपने आर्थिक हित पूरा करेंगे, लेकिन दूसरे के लिए आप ये सब नहीं करेंगे। तो ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी परेशानी है कि किया जाए तो क्या किया जाए। और ये चिंता बहुत परेशान करने वाली है, ये चिंता बहुत दुखी करने वाली है कि आखिर ये परिस्थितियां, ये मजबूरियां क्या क्या करना चाह रही हैं, क्या दिखाना चाह रही हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो विद्रोह है, जो हंगामा है, वो जरा देखिए कि यूएस टैरिफ पर किस तरह माफी मांगने वाली बात की गई है। जरा मैं एक मिनट आपको राष्ट्र है अमेरिका वालों, कान खोलकर सुन लो और आंख खोलकर देख लो। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने कमजोर पड़ते हैं, लेकिन भारत एक बहुत ताकतवर राष्ट्र है। 2 महीने में तो आप माफी मांगोगे कि आपने क्या किया। सच बात यह है कि भारत न किसी के दबाव में झुका था, न झुकेगा। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्वयं देख सकता है। भारत अपनी सैन्य शक्ति के दम पर स्वयं लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। भारत अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर स्वयं का एक नया आयाम पैदा कर सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो आप ऐसा कह पा रहे हो। काश अगर कांग्रेस की सरकार होती, इंदिरा गांधी जी की सरकार होती, तो आपको मुंह की खानी पड़ती। आपका 7वां बेड़ा जैसे वापस किया था, वैसे ही आपको इसका करारा जवाब मिलता।
लेकिन भारतवासी आपको इसका करारा जवाब देंगे। ये मैंने इसलिए सुनवाया कि ये माहौल बना दिया कांग्रेस ने पूरे देश में, दो तरह के माहौल बना दिए। पहला माहौल ये बना दिया कि ट्रंप ने आपके देश की हैसियत चपरासी से भी बदतर कर दी है। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर मान लीजिए ट्रंप आप पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं, कुछ आप पे पाबंदी लगा देते हैं, तो क्या इस देश ने पाबंदियां झेली नहीं है? क्या ये देश अपने आत्मसम्मान के लिए अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा? क्या हमारा स्वाभिमान खत्म हो जाएगा? या फिर कुछ और है, मोदी जी का कुछ मामला फंसा हुआ है? सोशल मीडिया पे कहते हैं कि अमेरिका के पास मोदी जी की कुछ खुफिया चीजें हैं। अब वो निजी जिंदगी में उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, वो खराब भी है कि प्रधानमंत्री की मैं निजी जिंदगी की धज्जियां उड़ाऊं। जिस तरह आम आदमी पार्टी के उस समय के विधायक कपिल मिश्रा ने विधानसभा में उनका चरित्र हनन किया था, विधानसभा में रिकॉर्ड में है दिल्ली में, सब वो सब बातें, और कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कलेजा दिल पार्टी में ले लिया, मंत्री बना दिया। यानी प्रधानमंत्री जी को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में जो बातें खराब खराब की गई उस पर भी असर नहीं पड़ता, कुर्सी सलामत रहनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। और वो ही कुर्सी उपराष्ट्रपति के चुनाव में फंस गई है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश आए, प्रधानमंत्री से मिले, बहुत चर्चा है कि साफ साफ कह दिया कि कुछ तो अब बड़ा ठोस चाहिए, कुछ तो अब आर पार का मामला चाहिए। और आंध्र से जुड़े हुए सूत्र बता रहे हैं कि यहां तक उन्होंने मांग कर दी कि गृह मंत्री या रक्षा मंत्री का एक पद चंद्रबाबू नायडू के लिए हो और नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाए और एक भारी भरकम पैकेज दिया जाए। ये कहा जाता है कि राजनीति में, इस समय मौजूदा राजनीति में, चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा हार्ड बार्गेनिंग करने वाला कोई नेता नहीं है। जितना वो अपनी सत्ता के लिए पैसा जुटा सकते हैं, जब जब मामला गड़बड़ाता है, जब जब नीतीश कुमार कुछ करते हैं या वक्फ कानून जैसे बिल फंसते हैं, चंद्रबाबू नायडू आ जाते हैं और कभी हजारों करोड़ का एक पैकेज लेके चले जाते हैं। शुद्ध ब्लैकमेलिंग होती है ना। तो लोग ये कह रहे हैं क्या ट्रंप भी चंद्रबाबू नायडू की तरह मोदी जी आपकी ब्लैकमेलिंग करने लगे हैं? आप डर क्यों रहे? और इस बीच में मोदी जी को समझ में आ गया कि इस बुरे वक्त में बैटिंग चारों तरफ से कर दी गई, उनकी बैटिंग चारों तरफ से लगा दी गई। सबसे खतरनाक बात यह है कि देश के सबसे पैसे वाले पूंजीपति आदमी मुकेश अंबानी से भी उनके रिश्ते बिगड़ने की खबर चर्चा का विषय बन गई है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने हाथ रख दिया है अंबानी के ऊपर कि हम तुम्हें माला माल करेंगे, मगर मोदी जी को थोड़ा ठीक कर दो। अब मुझे नहीं पता ये खबरें सही हैं या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे चली, कुछ जगह और प्रभावशाली जगह चली कि 140 सांसदों से मुकेश अंबानी की कंपनी ने संपर्क किया। हो सकता है ये बिल्कुल झूठ हो और हो सकता है ये बिल्कुल सच हो, लेकिन संपर्क किया था। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चली, ये सच है। और राजनीति दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। तो क्या अब यह माना जाए कि आग नीतीश और चंद्रबाबू की नहीं तरफ से नहीं, अमेरिका की तरफ से लगी और मोदी जी के राइट हैंड मुकेश अंबानी इसका बड़ा आधार बन गए। अब मैं आता हूं वापस उपराष्ट्रपति के चुनाव की राजनीति। जैसे ही नायडू और नीतीश पर निगाह रखी गई थी, मेरे दिल्ली के एक पत्रकार ने बताया कि इन दोनों के सांसदों की पीछे इंटेलिजेंस लगा दी गई थी, फोन टेपिंग की बात भी सामने आई, कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। यानी एक एक सांसद पर निगाह रखी जा रही थी कि एनडीए के सांसद कहीं अपनी आत्मा की आवाज पर जग ना जाए, कोई बहुत बड़ा हंगामा ना हो जाए। इस बीच में एक रिपोर्ट आई, एक खुफिया रिपोर्ट आई, जिससे पूरी गुजरात लॉबी को झंझोड़ दिया, हिला दिया गुजरात लॉबी को। रिपोर्ट थी कि एनडीए के लोग तो वहां रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सांसद टाटा बाय बाय करने वाले हैं। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया, जो मेरे को जानकारी मिली है, सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसकी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिखी।
मोहन भागवत ने लिखी। जेपी नड्डा ने 2024 से पहले जो कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, हमें अब संघ का साथ नहीं चाहिए, तो ऐसे नाजुक मौके पे जब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पेच फंस गया है, संघ बताना चाह रहा है कि संघ की हैसियत क्या है, संघ की पृष्ठभूमि क्या है और संघ के ऊपर अगर कोई कमेंट कर रहा है तो संघ उनको निपटाता कैसे है। अब दोस्तों ये बड़ी सेंसिटिव बात है, क्योंकि खबर की शुरुआत हुई वसुंधरा राजे के राजस्थान से। बताया गया कि मोहन भागवत की और वसुंधरा राजे की लंबी बैठक हुई और इस खबर ने मोदी और शाह की नींद उड़ा दी, पसीने छुड़ा दिए। तुरंत राजस्थान के सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया गया। मुझे बताया जाता है कि एक प्रभावशाली अफसर की ड्यूटी लगाई गई, कोई सांसद दाएं बाएं नहीं हो जाए, चार्टर्ड जहाज खरीदिए, ये सुनिश्चित करिए कि सांसद जहाज में बैठ के दिल्ली आ जाए। और फिर अमित शाह जी ने भी प्रधानमंत्री को बताया, जैसी चर्चा है कि हजूर साहब बाजी हाथ से निकल रही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं। इसके बाद मोदी ने कहा कि अब मैं संवाद मुझे खुद संभालना पड़ेगा, मेरे सेनापति के बस की बात नहीं है। तो एक डिनर तय किया गया। वो डिनर पहले जेपी नड्डा के घर पे होना था और फिर प्रधानमंत्री को डिनर देना। ये तय किया गया कि इस डिनर में बातचीत होगी, इस डिनर में संवाद होगा, जो रूठे सांसद हैं उनको मनाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन वहां की जो खबरें आई उसने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। पता चला कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सांसद डिनर में नहीं आ रहे और इस खबर ने मोदी जी को बता दिया कि अब रिटायरमेंट प्लान एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। शायद अमित शाह को भी समझ में आ गया, जो उन्होंने कहा था कि मैं रिटायर होने के बाद किताबें पढ़ूंगा, पेड़ लगाऊंगा, तो शायद उनके भी पेड़ लगाने और किताबें पढ़ने का समय आ गया। क्योंकि तय बात थी, अगर डिनर पार्टी से 1.5-2 दर्जन सांसद भारतीय जनता पार्टी के गायब रहते तो इसका मैसेज ये होता कि एनडीए के बाकी सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी 1 घंटे के अंदर पलटी मारते और उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन का चुन जाता। चंद्रबाबू नायडू के पीछे बहुत दबाव है कि प्रत्याशी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के लोगों की अस्मिता का सवाल है, आंध्र प्रदेश के लोगों की जरूरत का सवाल है, अपना भाई का सवाल है। और चंद्रबाबू नायडू को लग रहा है कि अगर ऐसे मौके पर हमने साथ नहीं दिया, अगर ऐसे मौके पर हमने खुल के अपने प्रत्याशी का, आंध्र के प्रत्याशी का साथ नहीं दिया, तो भविष्य की राजनीति में परेशानी पैदा हो सकती है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के 1.5-2 दर्जन सांसद प्रधानमंत्री और नड्डा जी की डिनर पार्टी से गायब हो जाएं, इसका मतलब सीधा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत होने वाली नहीं है, बल्कि हो गई है। ये संदेश चला जाता। गोदी मीडिया आपके अंजना ओम कश्यप, रूप कालियाका, सुधीर चौधरी कितना भी रोते पीटते रहते, लेकिन जनता में ये संदेश चले जाता कि अब पार्टी की विदाई की तैयारी है, अब साहब का रिटायरमेंट प्लान तय है। कारण यह कि बहुत बहुमत से नहीं है सरकार, 240 है, बहुमत से बहुत दूर है बीजेपी। उसमें भी अगर 1.5-2 दर्जन सांसद नाराज हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी जब 2024 का रिजल्ट आया था तो उन्हें पता था कि अगर इस तरह की नाराजगी बढ़ती चली गई, इस तरह की अगर लोग नाराज हुए, नतीजा जो मैं कह रहा था कि अब की बार 400 पार का नारा क्यों नहीं बन पाया, तो फिर चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी समझ लिया था कि अब अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुला लूंगा, और भाजपा के संसदीय दल की बैठक में जो पता चला था उस दौर में कि संघ बहुत नाराज है, और सांसदों ने खड़े होकर पूछ लिया कि हजूर आपने तो कहा था अब की बार 400 पार, तो अब 400 पार क्यों नहीं हुए।
कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आप लेंगे। तो अब आप लेंगे तो फिर गडकरी जी बेहतर है। कुछ दिनों गडकरी जी के नाम का हम समर्थन करते हैं। ये बात मोदी जी उस समय समझ गए थे कि बाजी मेरे हाथ से निकल रही है। संघ नाराज है और संघ के इशारे पे बीजेपी के बहुत सारे सांसद जा सकते हैं। इसीलिए आज तक भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई। और अब ऐसे दौर में जब चुनाव सिर पर है और डिनर पार्टी में लोग ना आए, सांसद ना आए, तो फजीहत ज्यादा हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हर हालत में हार जाएंगे। तो ये तय किया गया कि ये डिनर पार्टी कैंसिल कर दी जाए। और जैसे ही बगावत की खबरें पता चली, जैसे ही पता चला कि राजस्थान के तो सांसद आ रहे हैं, उसमें से कुछ सांसद नहीं आएंगे, और जैसे ही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के 1.5-2 दर्जन सांसदों ने रुख बदल लिया, प्रधानमंत्री जी भागे भागे राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। गोदी मीडिया ने कहा कि वो चीन से लौट कर आए थे, इसलिए औपचारिकतावश कहाँ क्या हुआ बताने गए थे। क्या मोदी जी को आप इतना सीधा समझते हैं, या राष्ट्रपति के पद का उन्हें इतना लिहाज है कि चीन से आए थे और मैडम को बताने चले जाते? और क्या चीन से वो आज आए थे जो राष्ट्रपति को बताने गए थे? और क्या चीन की सब जानकारी उन्हें आज ही शाम को आए थे, तो जो रात में 1 घंटे बाद राष्ट्रपति के पास चले गए, वो भी जब उपराष्ट्रपति के चुनाव में डिनर की तैयारी है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री को लग गया कि ये बगावत कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री को लग गया कि अगर बगावत की स्थिति होगी तो एनडीए में भी फूट होगी। और बीजेपी भी ये समझ गई थी कि अब मामला आर पार का जा सकता है, और मोदी जी भी समझ गए थे कि ये राजनीति जीवन की ये आखिरी पारी साबित हो सकती है अगर जरा सा चूके। इसीलिए मोदी जी ने अपने प्रिय दोस्त, प्यारे दोस्त गौतम अडानी को संपर्क साधा। गौतम अडानी शरद पवार के बहुत अच्छे मित्र हैं और शरद पवार इंडिया गठबंधन के संकट मोचक। गौतम अडानी शरद पवार के पास गए, बंद कमरे में बैठक हुई। क्या हुई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सीधा सीधा समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राइसिस में थे, परेशानी में थे, अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परेशानी में जूझ रहे थे, तो गौतम अडानी उनका साथ देने के लिए शरद पवार को मैनेज करने गए। लेकिन शरद पवार भी समझते हैं और उद्धव ठाकरे भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं। हमारे कानपुर का एक लड्डू वाला, उसका लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी सिद्धांत पर चलती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उनको याद दिलाया गया कि पहले शिवसेना खत्म की भारतीय जनता पार्टी ने, जिस शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे ने जगह दी, हैसियत बनाई, उस शिवसेना को खत्म किया। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल को खत्म किया, और इस तरह जो सहयोगी उनके संग आया उसको खत्म किया। चंद बाबू नायडू भी जानते हैं कि जो बिल अमित शाह लेकर आए हैं कि किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री को 30 दिन की अगर जेल काटनी पड़ी तो उसका पद चला जाएगा, तो दरअसल ये उनकी फाइल की झलक दिखलाना है। चंद बाबू नायडू के एक दो नहीं, कई सारे ऐसे केस हैं जो बड़े संवेदनशील हैं, और सारा विपक्ष जान गया कि इस बहाने से विपक्ष की राजनीति खत्म करने का खेल मोदी और शाह खेल रहे हैं। तो लिहाजा राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई, ऑपरेशन प्लान बी तैयार किया गया, क्योंकि मामला अगर फंसे, मामला अगर बगावत पे आए, मामला अगर फंस जाए और उपराष्ट्रपति का चुनाव मुसीबत भरा हो जाए, तो प्लान बी तैयार करना है। अब चर्चा हुई प्लान बी क्या हो सकता है। क्या देश में इमरजेंसी लगाना, देश में आपातकाल लगाना, इसकी भी बड़ी चर्चा हुई कि मोदी जी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मेरे एक बड़े सीनियर आईपीएस ने मुझे फोन किया कि हालात तो संजय जी मुझे पता है खराब हो रहे हैं, दिल्ली में तैनात हैं, बहुत सीनियर अफसर है। उन्होंने कहा संजय जी मुझे हालात तो खराब हो रहे हैं, लेकिन क्या मोदी जी आसानी से गद्दी छोड़ देंगे? वो इमरजेंसी लगा देंगे? अगर ऐसी बात आएगी पार्टी के बगावत करने की, वो कोई और विकल्प तैयार कर लेंगे जिससे गद्दी ना छोड़ना पड़े। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी अभी इंदिरा गांधी जी की बराबर की ना तो ताकत में पहुंचे हैं, ना उस आत्मबल में पहुंचे हैं, ना उस हौसले में पहुंचे हैं, और ना प्रधानमंत्री जी के पास इंदिरा गांधी जैसी क्षमता है, ब्यूरोक्रेसी की क्षमता है, प्रशासन की क्षमता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ठोक के लगाई थी। प्रधानमंत्री जी के पास अब राजनीतिक क्षमता
खत्म हो गई है। उनकी पार्टी के सांसदों को लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री की राजनीतिक जीवन की आयु लगभग समाप्त हो गई है। वैसे उनकी आयु ईश्वर उनको लंबा हेल्थ अच्छी हेल्थ दे, लंबा जीवन दे। लेकिन सबको समझ में आ गया कि अब 17 सितंबर को बात उठेगी। 17 सितंबर को ये चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री जी अब कमरे में जिस आलीशान कमरे में बढ़िया एयर कंडीशन हॉल में आपने भारतीय जनता पार्टी को मार्गदर्शी मंडल बनाया था, अब आपका भी उसमें स्वागत है। अब भारतीय जनता पार्टी के रास्ते ताजा हवाओं के लिए खोल दीजिए। और प्रधानमंत्री को समझ आ गया, प्रधानमंत्री को पता चल गया कि जिस तरह गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और भाजपा के अंदर जिन सांसदों की बेइज्जती हुई है, जिन सांसदों को प्रिंसिपल की तरह डांटा गया है, एक सांसद ने मुझे खुद आंखों में आंसू लाके कहा कि संजय भैया, हम दिल्ली रहते हैं, रोज का खर्चा 1 लाख से 2 लाख रुपए होता है। क्षेत्र के लोग आते हैं, उनके ठहरने का इंतजाम करना पड़ता है, बीमार होते हैं तो एम्स में इलाज कराना पड़ता है, उनके रुकने रुकाने की व्यवस्था, इतने लोग आते हैं कि हमारा हर दिन 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च होता है। अब अगर हम कुछ उद्योगपतियों से, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग से, कुछ ठेके पट्टे से, मुझसे सांसद जी ने कहा ये मेरी आपकी व्यक्तिगत बातचीत हो रही है, मेरा नाम मत कभी कोट करिएगा, तो मैं नाम भी नहीं ले रहा। बोले अगर हम थोड़े बहुत पैसे कमाने की कोशिश करते हैं तो हमें जानवरों की तरह डांट पड़ी है। फिर जैसे मैंने खुद बताया, सांसदों का दर्द है कि आपके लिए तो अंबानी के दरवाजे भी खोले हैं, आपके लिए अडानी के दरवाजे भी खोले हैं। सांसद बेचारे जितना खर्चा कर रहे हैं वो कहीं से उतना पैसा भी नहीं कमा सकते, ये उनकी पीड़ा है सांसदों की। तो सांसदों को बहुत बुरी तरह अपमानित किया गया। वो किस्सा आपने सुना होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो एक सांसद पैंट शर्ट में एक 5 स्टार होटल में कॉफी पीने चले गए। इतनी देर में उनके पास फोन आ गया कि ये जो पैंट शर्ट में आप 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, ये चर्चा करना बंद कर दीजिए और चुपचाप वापस जाइए, कुर्ता पायजामा पहनिए और 5 स्टार से दूर हो जाइए। दिल्ली के बड़े-बड़े क्लब, जो बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स के गोल्फ से, शाम के जाम से महफिल आबाद रहती थी, उन पे आईबी के पहरे बैठ गए और ब्यूरोक्रेट मन-मन कुड़ने लगे, सांसदों की तरह उबलने लगे। लेकिन सब वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कौन सा वक्त ऐसा है जिस समय प्रधानमंत्री सबसे कमजोर पड़े, कौन सा वक्त ऐसा आ जाए जब प्रधानमंत्री को समझ आए कि जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है, वो जुल्म और वो ज्यादती अब देश सहने को तैयार नहीं है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव वो वक्त ले आया। जगदीप धनखड़ रहस्यमयी तरीके से गायब हैं और कुछ बोल नहीं रहे। ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि धनखड़ कहाँ हैं। और जब एक एएनआई की मैडम है, मोहतरमा है, वो अमित शाह की भक्ति में लीन रहती हैं, पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, उनसे अमित शाह कह रहे हैं कि इस मामले पे सवाल पत्रकारों को नहीं पूछना चाहिए। धनखड़ के मामले में अमित शाह जी सवाल क्या पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को क्या पसंद है, प्रधानमंत्री जी अरहर की दाल पसंद खाते हैं या मसूर की, प्रधानमंत्री जी जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, प्रधानमंत्री जी इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, इस तरह के सवाल पूछने चाहिए। और अमित शाह जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि पूरी तो गोदी मीडिया आपने खरीद ली है, कोई चैनल ऐसा नहीं बचा टीवी चैनल का जो आपका गुलाम ना हो गया। तो आप किसको संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए 4PM जैसे चैनल को? यहाँ पे भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने सिर्फ इतना पूछा कि पहलगाम में आतंकी आए तो कहाँ से आ गए, उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी पर्यटकों की, आतंकी मार के चले कैसे गए, तो आपने 4PM चैनल को बंद करा दिया। यूट्यूब को मेल लिखा कि 4PM चैनल सरकार विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। हमारे माथे पे गाली चिपकाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के 16 चैनल बंद, भारत का इकलौता चैनल बंद जिसका नाम 4PM था। कारण कि उनको पता था कि 4PM जो है जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। हम कोई बहुत 5 स्टार टाइप का स्टूडियो नहीं है हमारा, पर हम टाई शाई लगा के बात नहीं करते। हम आम आदमी को आम सहज भाषा में उसी की तरह समझाने की कोशिश करते हैं। और ये बात सरकार को पता है कि 4PM की प्रसिद्धि गांव-गांव देहात तक है, लिहाजा 4PM बंद कर दो। वो तो भला हो कपिल सिब्बल साहब का, जिन्होंने ₹1 फीस नहीं ली, मेरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप गलत नहीं कर सकते, अनैतिक नहीं कर सकते। चैनल 7 दिन के अंदर खोल दिया गया, 3 दिन के अंदर खोल दिया गया, 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। तो फिर अब ये क्या हम धनखड़ जी पे सवाल ना पूछें, देश का उपराष्ट्रपति गायब हो जाए? ये कमाल का देश है।
किसी को चिंता ही नहीं धनखड़ है कहाँ। वो धनखड़ जो साहब के लिए यूं यूं हाथ जोड़े रहते थे, इसने बता दिया कि साहब का कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये फार्मूला क्या अप्लाई कर दूं? ये फार्मूला मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मर्म यही है? क्या मैं मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति ही ऐसा करना चाहती है कि वो किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहती? या ये मैं मान लूं कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इतने अहंकार में थे, उनको लगा धनखड़ तो चींटी जैसे हैं, हम जब चाय मसल देंगे। वो चींटी कब हाथी की सूंड में घुस गई है पता नहीं चला। और अब सुराहे धनखड़ 10 तारीख को बोलने वाले हैं, और धनखड़ 10 तारीख को बोलने वाले हैं, और सुना है कि राहुल गांधी 10 तारीख को अपना तीसरा सबसे बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, जिसमें ये बताएंगे राहुल गांधी कि बनारस में क्या खेल हुआ था। जो मोदी 7वें राउंड तक पीछे, 6-7वें राउंड तक पीछे चल रहे थे, वो जीत गए। अजय राय हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि 7वें राउंड तक वो आगे चल रहे थे, अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हुई और वो पीछे हो गए, मोदी जी चुनाव जीत गए। तो राहुल गांधी का बम सुना जाता है कि वाराणसी, सुना जाता है कि हरियाणा, इन राज्यों के लिए खुलने जा रहा है, जहां पर एक बड़ी क्रांति राहुल गांधी दिखाने वाले हैं कि अगर ये चुनाव मोदी जी ने जीता है तो किस तरह वोट चोरी करके जीता है। तो इस बीच में जब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सांसदों की बगावत की खबर आई, तो केवल ही चारा बचा था। जेपी नड्डा ने कहा कि हम डिनर कैंसिल कर देते हैं, मोदी जी ने कह दिया कि हम सांसदों का डिनर कैंसिल कर देते हैं। और कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि भाजपा सांसदों ने बगावत कर दी है, भाजपा सांसद आ नहीं रहे हैं। केवल ये मैसेज था, कोई दूसरा मैसेज नहीं। तो बहाना क्या बताया गया कि जो बाढ़ आ रही है पंजाब में, बाकी जगह पे, उसके कारण हम लोगों ने ये डिनर कैंसिल कर दिया। क्या बाढ़ आज सुबह आई थी जो शाम तक बहुत तेज हो गई? बाढ़ तो आए हुए कई दिन हो गए। जिस तरह प्रधानमंत्री जी को मणिपुर का मां नजर नहीं आता, उसी तरह उनको पंजाब की बाढ़ का बा नजर नहीं आया। कोई बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं भेजा गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ में जाते हैं तो वहां रील बनाते हैं। इस सरकार के मंत्रियों को नया चलन हो गया है। एयर इंडिया का हादसा हुआ, इतने यात्री मारे गए, जल गए, भुन गए, उनके पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और जब नागरिक उड्डयन मंत्री गए तो वहां पे गाने के संग रील बना रहे। कृषि मंत्री जब बाढ़ में जाते हैं तो वहां रील बना रहे होते। रेल दुर्घटनाओं का मौका मुआयना करने के लिए अश्विनी वैष्णव जाते हैं तो रील बना रहे होते हैं। ये रीलबाज सरकार हो गई। किसी ने यकीन नहीं किया, किसी ने नहीं माना कि आपने बाढ़ के कारण डिनर कैंसिल किया। सबको पता चल गया कि सरकार जाने वाली है। सबको पता चल गया कि अगर सांसद मैनेज नहीं हुए, अगर संघ ने सांसदों को साफ साफ नहीं कहा, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सांसदों की बगावत सामने आनी पड़ सकती है। और सांसदों की बगावत झेलने की स्थिति में ना मोदी है ना शाह है, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्ते पार्टी में इतने खराब कर लिए कि मोदी के लिए शाह के अलावा कोई तीसरा नाम मुझे नजर नहीं आता जो कहे कि मैं पूरी तरह से मोदी के साथ हूं। ये दिल्ली की राजनीति की पेचीदगी है। और समय भी बहुत कम बचा है, 3 दिन। 9 तारीख को सुबह वोट, शाम तक रिजल्ट डिक्लेयर कि देश का उपराष्ट्रपति कौन, और 10 तारीख को धनखड़ और राहुल का हमला। तरह तरह के मुद्दों को लेकर तरह तरह के बात सामने आ रही है। पीछे खड़ा है सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका। चीन जाकर प्रधानमंत्री जो गलती कर आए हैं उस पर सब नेता मजे ले रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं। तो जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, दोस्ती अलग जगह है। वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका से संबंध अच्छे हों। अमेरिका व्यापार करता है, वह अमेरिका कैपिटलिस्ट लोगों की राजधानी है। वहां वेल्थ बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है। अमेरिका में सपने देखते हैं बड़े बड़े लोग, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वहां के लोग मेहनत करते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में
वो दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उस देश से संबंध आपके कभी खराब नहीं होने चाहिए। और जिन देशों से आप संबंध बनाने जा रहे हो, कभी इस देश में बलूचिस्तान के खान गफार खान साहब ने कहा था, उस समय जो फैसले हुए थे उस समय, कि कहां मुझे भेड़ियों के पास छोड़ करके जा रहा है भारत। और आज भारत अगर अपने पड़ोसी देश की तरफ देख रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हों, लेकिन पड़ोसी देश जो आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके अभी अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तान कम, चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ते हैं। और हमारे बीजेपी के लोगों के तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, बड़े पैमाने पर गुजरात के लोग ही अमेरिका में हैं। हमें उम्मीद है कि गुजरात के लोग जो अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, कई बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं, एडवाइजरी उस स्थिति में हैं, वो कम से कम भारत के संबंध उस देश से बिगड़ने नहीं देंगे। ये बात ठीक कही अखिलेश यादव ने कि चीन ज्यादा खतरनाक है। और जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तो मैंने रक्षा मंत्री के उनके हवाई जहाज में इंटरव्यू किया था, तब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी मुझसे ये कहा था कि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक चीन है हमारे लिए, चीन से सावधान रहना चाहिए। लेकिन मोदी जी अमेरिका का नाराजगी के डर की वजह से चीन भागे कि एक तो आदमी हमारे साथ रहना चाहिए। एक शेर, बहुत सुंदर शेर है, आंधियों से इतने बदहवास हुए लोग, आंधियों से इतने बदहवास हुए लोग, जो तने खोखले थे उनसे ही लिपट कर रह गए। प्रधानमंत्री जी को ये समझ नहीं आ रहा कि चीजें खराब क्यों हो रही हैं। ये बीच में मूड ऑफ नेशन सर्वे आया है, उसमें दिखाया गया है कि देश के लगभग हर राज्य में मोदी जी की साख गिर रही है और राहुल गांधी की साख बढ़ रही है। स्थिति यह है कि अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अमित शाह बाढ़ पीड़ितों का दौरा करने गए, वहां पे लोग ही नहीं थे। अमित शाह ने कहा कुछ लोगों को तो बुला लो बाहर से। यानी अब इस मुकाम तक राजनीति आ गई। सुना आपने, अरे यार वहां जाके 4-5 लोगों को बुला लो, लोग नहीं। यहाँ के लोगों को बुला लो 10-20-50 अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग। आप सुन रहे हैं क्या हाल है अमित शाह का। अमित शाह कह रहे हैं कि अरे यार जाके 4-5 लोगों को तो बुला लो। देश के गृह मंत्री की ये स्थिति आ गई, अमित शाह की ये स्थिति आ गई कि अरे जाओ यार 4-5 लोगों को तो बुला लो। ये इसे कहते हैं वक्त। मैं हमेशा कहता हूं जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और वही परिस्थिति है, यही अमित शाह हैं, यही परिस्थितियां हैं। और अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को फोन किया उनके जन्मदिन पर। अब मजे की विडंबना देखिए, ये वो राजीव राय हैं जिनको 2022 के चुनाव से पहले उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे डलवाए गए, क्योंकि पूर्वांचल में बड़ा नाम है, सबकी मदद करते हैं, बड़ी हैसियत रखते हैं राजीव राय, तो उनके यहाँ छापे पड़वाए गए इनकम टैक्स में डर जाए। और अब अमित शाह जब खुद की नाव डूबती नजर आ रही है तो जहां उम्मीद की किरण दिख रही है वहां फोन कर रहे हैं। अमित शाह ने राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद को हैप्पी बर्थडे कहा। आप सोचिए, जो जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि मेरे बीमारी की स्थिति है, मेरी, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उनको देखने के लिए मोदी जी पे और शाह साहब पे टाइम नहीं था, लेकिन विपक्ष का सांसद है तो उसको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए समय है। सुनवाता हूं कि कैसे हैप्पी बर्थडे कहा राजीव राय को अमित शाह ने।
राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, दिल्ली आता हूँ धन्यवाद। गृह मंत्री जी बात करेंगे। जी राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, दिल्ली आता हूँ धन्यवाद। ये स्थिति है कि अमित शाह एक एक सांसद से अपने व्यक्तिगत रिश्ते जोड़ रहे हैं, व्यक्तिगत रिश्ते बना रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी गजब स्थिति चल रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संघ के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। विद्यार्थी परिषद के लोग बहुत नाराज हैं कि किस तरह उनके साथियों की पिटाई की गई और सड़कों पर हैं, कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उसकी भी एक झलकी आपको दिखाना चाहूंगा। योगी प्रशासन मुर्दाबाद, योगी मंत्री मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आप सुन रहे हैं, सोच सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विद्यार्थी परिषद के लोग नारे लगाएंगे कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो हो क्या रहा है बीजेपी की राजनीति में किसी को समझ नहीं आ रहा। दिल्ली कैंप बनाम उत्तर प्रदेश कैंप बनाम बगावत बनाम संघ की लड़ाई। जाहिर है सितंबर का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हालात भरे लाने वाला है। कुर्सी जाएगी या बचेगी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भली एनडीए गठबंधन जीत जाए, लेकिन पसीने छुड़ा दिए 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री के और अमित शाह के। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। राय बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कराइएगा। आपका अपना चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।